हेलो गाइस, दिस इज़ भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो लेक्चर में। और आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की, ठीक है, जो कि है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक है वही है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में पहला ही क्वेश्चन है एमसीक्यू का, ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में किस चीज़ पे काम किया था। तो ग्रिफिथ वर्कड ऑन विच ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। तो सबसे पहला है कि इसका आंसर होगा स्ट्रेप्टोकोकस। तो हमें पता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के ऊपर उसने अपना काम किया था। तो मॉलिक्यूलर नाइव्स ऑफ डीएनए आर, ऐसे कौन से स्ट्रक्चर है जो डीएनए को बीच में से कट करते हैं। तो नाइव्स का मतलब होता है जो डीएनए को कट करेगा, डीएनए की कैंची। तो दैट इज बेसिकली द एंडोन्यूक्लियसेस, ठीक है, एंडोन्यूक्लियसेस डीएनए को कट करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसलेशन ऑकर्स इन। ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, न्यूक्लियोलस के भी अंदर नहीं होता, लाइजोसोम के अंदर भी नहीं होता। तो ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं वहाँ पे होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, ठीक है। जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, ठीक है। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन हम देखते हैं कि एक्चुअली इसमें जो एंजाइम यूज़ होती है वो एंजाइम होती है आरएनए पॉलीमरेज। ये एकलौती एंजाइम होती है जो पूरा ट्रांसक्रिप्शन कैरी आउट करवा लेती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो ये हमने अभी अभी देख लिया, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को ही ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, डीएनए की इन्फॉर्मेशन एमआरएनए में ट्रांसफर होती है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट होती है, पूरी कॉपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इनमें से कौन सा जो प्रोसेस है वो प्रोटीन सिंथेसिस का पार्ट नहीं है। तो रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन या ऑल ऑफ द अबव। तो डेफिनेटली ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों ही रेप्लिकेशन में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो डेफिनेटली आंसर नहीं होंगे। तो यहाँ पे बोला है नॉट। नॉट का मतलब होता है कि रेप्लिकेशन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प नहीं करता, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करता, ठीक है। तो इसीलिए रेप्लिकेशन में एक डीएनए के 2 डीएनए बन जाते हैं और दोनों डीएनए अगली जनरेशन में यानी सेल डिवाइड होने के बाद दोनों डॉटर सेल में चले जाते हैं। बट इनका प्रोटीन सिंथेसिस से कोई ऐसा डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। तो इसलिए रेप्लिकेशन हम बोलेंगे कि ये प्रोटीन सिंथेसिस का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, इन द आरएनए मॉलिक्यूल विच नाइट्रोजन बेस इज फाउंड इन प्लेस ऑफ थाइमिन। आरएनए मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन बेस जो होता है, जनरली डीएनए में थाइमिन होता है, तो थाइमिन के जगह आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस होता है, यूरासिल, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ मेनी कोडॉन्स आर नीडेड टू स्पेसिफाई 3 अमीनो एसिड। 3 अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करने के लिए कितने कोडॉन की ज़रूरत है। तो हमको पता है एक कोडॉन होता क्या है, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। जैसे हमने बोला एडेनिन, यूरासिल और ग्वानिन, AUG। तो AUG एक कोडॉन है और ये मिथियोनिन को स्पेसिफाई करता है, मिथियोनिन अमीनो एसिड को, ठीक है। वैसे ही ये एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा तो दूसरा कोडॉन दूसरे अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा, तीसरा कोडॉन तीसरे अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा। मतलब हुआ क्या, टोटली 1, 2 और 3 कोडॉन रिक्वायर होते हैं टू स्पेसिफाई 3 डिफरेंट अमीनो एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 3 कोडॉन्स की ज़रूरत होती है 3 अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करने के लिए। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूसिबल ओपेरॉन। ओपेरॉन क्या होते हैं बोला हमने, क्लस्टर ऑफ जीन। तो इसमें से कौन सा ओपेरॉन इंड्यूसिबल ओपेरॉन नहीं है, जो किसी इंड्यूसर प्रोटीन के वजह से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ये जो ओपेरॉन होता है ये रिप्रेसर ओपेरॉन होता है। मतलब जब तक इस पर कोई रिप्रेसर बाइंड नहीं होता तब तक ये चालू रहता है, और जब रिप्रेसर बाइंड होता है तब ये बंद हो जाता है, ठीक है, बस बंद हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इंड्यूसिबल में ये डिफरेंट होता है कि जब तक इंड्यूसर अटैच नहीं होता तब तक वो बंद रहता है, जैसे इंड्यूसर अटैच होता है वो चालू हो जाता है। बट यहाँ पे हम देखते हैं उल्टा होता है, ये जब तक कोई चीज़ इसको अटैच नहीं है तब तक ये चालू रहेगा, और जब रिप्रेसर बाइंड होगा तो ये बंद हो जाएगा। तो इसलिए ये ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन जो है वो रिप्रेसर टाइप का ओपेरॉन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज़ द प्लेस ऑफ फॉलोइंग इवेंट ट्रांसलेशन इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो ट्रांसलेशन में इन सारे इवेंट्स को करेक्ट सीक्वेंस में हमें प्लेस करना है। तो इसका जो आंसर हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। बाइंडिंग ऑफ मिथियोनिन टीआरएनए टू द स्टार्ट कोडॉन, यहाँ पे दूसरा है कोवैलेंट बाइंडिंग बिटवीन 2 अमीनो एसिड, तीसरा है बाइंडिंग ऑफ सेकेंड टीआरएनए, चौथा है जॉइनिंग ऑफ स्मॉल एंड लार्ज राइबोसोम। तो डेफिनेटली पहला जो होगा वो हम देखेंगे, सबसे फर्स्ट जो होगा उसमें पॉइंट नंबर 1 होगा बाइंडिंग ऑफ
मिथियोनिन टीआरएनए टू द स्टार्ट कोडॉन। तो हम देखते हैं ट्रांसलेशन में सबसे पहले ये जो एमआरएनए होता है इस पे सबसे पहले स्टार्ट कोडॉन में एक एमआरएनए अटैच हो जाता है, फिर इसके ऊपर राइबोसोमल यूनिट अटैच होते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 आएगा, पहले आया पॉइंट नंबर 1, ठीक है, फिर आया पॉइंट नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे राइबोसोम यूनिट ऐड हो जाएंगे। तीसरा हम देखेंगे यहाँ पे दैट इज़ पॉइंट नंबर 3, बाइंडिंग ऑफ सेकेंड टीआरएनए। तो सेकेंड टीआरएनए अब बाइंड होगा और फिर फॉर्म होगा कोवैलेंट बॉन्डिंग बिटवीन द 2 अमीनो एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा, ये आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन बी का करेक्ट सीक्वेंस है 1 4 3 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की। तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में हमको सबसे पहले क्या देखने मिलता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर का क्या फंक्शन होता है। आरएनए प्राइमर जो है फ्री ओएच एंड प्रोवाइड करता है। कभी भी डीएनए का रेप्लिकेशन जब होता है तो डीएनए के रेप्लिकेशन में हम देखते हैं डायरेक्टली नए न्यूक्लियोटाइड जो है वो डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकते, तो उसको ऐड करने के लिए आरएनए प्राइमर की ज़रूरत होती है, जो कि एक फ्री ओएच ग्रुप प्रोवाइड करता है। जैसे ये लीडिंग स्ट्रैंड है बोला हमने डीएनए का, दिस इज़ द लीडिंग स्ट्रैंड, और इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं हो सकते। तो यहाँ पे एक छोटा सा पहले तो आरएनए प्राइमर ऐड होता है जो कि आरएनए स्ट्रैंड होता है छोटा सा, और इसका जो एंड होता है वो एंड जो है उसमें फ्री ओएच ग्रुप होता है, जिसके एंडिंग में यहाँ पे फिर न्यूक्लियोटाइड बाइंड हो सकते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बाइंड हो सकते हैं और नया डीएनए यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। तो कभी भी डीएनए रेप्लिकेशन में जो स्ट्रैंड होता है पेरेंट स्ट्रैंड, उसके ऊपर डायरेक्टली न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं होते, उसके लिए प्राइमर की ज़रूरत होती है। और ये प्राइमर जो होता है आरएनए प्राइमर, ये प्राइमेज नाम की एंजाइम से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमर। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन का, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरएनए प्राइमर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स इन द न्यूली सिंथेसाइजिंग डीएनए। वाई जेनेटिक कोड इज कंसिडर्ड एज अ कॉमालेस। क्योंकि जेनेटिक कोड को कॉमालेस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जेनेटिक कोड के बीच में कोई कॉमा नहीं होता, कोई पंक्चुएशन नहीं होता, ठीक है, कोई मार्क नहीं होते। जेनेटिक कोड कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। जेनेटिक कोड कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। कोड जो है वो कंटिन्यूस होता है, कोई गैप, कोई स्पेस, कोई कॉमा नहीं होती। एडेनिन के बाद ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ठीक है। तो ये चलते रहेगा थ्रू आउट। तो ये जो है ये कंटिन्यूएशन में चलता है, इसमें कोई स्पेस, कोई कॉमा नहीं होता। नेक्स्ट, इसीलिए इसको बोलते हैं ये कॉमालेक्स है। व्हाट इज जीनोम। जीनोम क्या है, टोटल जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी एनिमल का टोटल जेनेटिक मेकअप, टोटली उसमें के बॉडी में कितने जीन्स है। जैसे ह्यूमन बॉडी में टोटली 20,000 जीन अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिलते हैं, 20 to 25,000 जीन। तो ये हमारा जेनेटिक कंस्टिट्यूशन यानी जीनोम है टोटल, ठीक है। विच एंजाइम डज रिम्यू सुपर कॉइल्स। तो डीएनए के रेप्लिकेशन में कौन सी एंजाइम सुपर कॉइलिंग रिलीज करती है, दैट इज टोपोआइसोमरेज। तो इसका आंसर है टोपोआइसोमरेज, ठीक है। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं व्हाई आर ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स फॉर्म्ड ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड ओनली। तो इसका आंसर आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा जहाँ पे हमने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा है, उसमें ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट वाले सेक्शन में जाके आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन डज डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। तो डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, क्योंकि दोनों डॉटर सेल में इक्वल डीएनए भेजना होता है, तो उस टाइम पे सेल जो है वो डिवाइड होते टाइम रेप्लिकेशन होता है। पहले रेप्लिकेशन होता है, फिर जब सेल डिवाइड होता है तो दोनों डीएनए में इक्वल जेनेटिक मटेरियल चले जाता है, इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन होता है टू प्रोवाइड द इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए टू द डॉटर सेल, ठीक है। डिफाइन टर्म कोडॉन एंड कोडोजीन। तो कोडॉन क्या होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो एमआरएनए पे होता है। अगर 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस AUG ये एमआरएनए पे है तो इसको बोलेंगे कोडॉन, इसको बोलेंगे कोडॉन। और अगर यही सीक्वेंस ATG, हमें पता है यूरासिल नहीं होता डीएनए में, थाइमिन होता है उसके जगह, ठीक है। अगर यही डीएनए में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे कोडोजीन, ठीक है। तो कोडोजीन क्या होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन द डीएनए, एंड कोडॉन क्या होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए। व्हाट इज डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड की डीजेनरेसी क्या होती है कि एक अमीनो एसिड जो है वो एक से ज़्यादा कोडॉन के जरिए स्पेसिफाई हो सकता है। मतलब जैसे हमने देखा है यू भी फिनिलैलेनिन को ये करता है, कोड करता है। जैसे हम ये डायग्राम में चले जाते हैं वापस से तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी। हाँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे यू जो है ये भी फिनिलैलेनिन को कोड कर रहा है, और UUC जो है ये भी फिनिलैलेनिन को कोड कर रहा है। तो इससे ये क्लियर होता है कि एक ही अमीनो एसिड 2 या 2 से ज़्यादा कोडॉन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन एक
एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड स्पेसिफाई करेगा, यू सिर्फ फिनिलएलिनिन स्पेसिफाई करेगा, ठीक है, कोई और अमीनो एसिड स्पेसिफाई नहीं करेगा। लेकिन एक अमीनो एसिड 2 या 2 से ज़्यादा कोडॉन से भी स्पेसिफाई हो सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड दैट इज अ सिंगल अमीनो एसिड कैन बी स्पेसिफाइड बाय मोर देन 1 कोडॉन, ठीक है, 1 और मोर देन 1 कोडॉन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हाट इज विच आर द न्यूक्लियोसोमल कोर हिस्टोन। तो न्यूक्लियोसोमल कोर हिस्टोन कौन कौन से होते हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है, वो हमारे पैकेजिंग ऑफ डीएनए वाला आप वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर। इसके सारे वीडियोस जितने भी ये पॉइंट है शॉर्ट आंसर में और लॉन्ग आंसर में, सारे वीडियोस हमने अपलोड किए हैं। आप इस टॉपिक को सर्च कर सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ओपेरॉन। ओपेरॉन का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे सबसे पहले में हम देखते हैं ओपेरॉन का जो स्ट्रक्चर है ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये है एक ओपेरॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ओपेरॉन। ये भी आपका जो डाउट है ये सॉल्व हो चुका होगा। अब ये जो नीचे फिगर दिया है, इन द फिगर बिलो A, B, C आर 3 टाइप्स ऑफ, तो नीचे जो फिगर दिया है उसमें A, B और C क्या है ये पूछा है। तो ये सारे के सारे RNA हैं। तो सबसे पहला जो RNA दिखता है हमको, द फर्स्ट RNA इज़ mRNA, ठीक है। और दूसरा हमको जो दिख रहा है दैट इज़ rRNA जो राइबोसोम फॉर्म कर रहा है। और तीसरा ये अमीनो एसिड लेके आया है तो ये ट्रांसफ़र RNA tRNA है ये, ठीक है। तो 3 RNA हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं तीनों डायग्राम में। 1 इज़ द मैसेंजर RNA, एक बार फिर हम लिख लेते हैं, ये मैसेंजर RNA है, ये rRNA है और ये tRNA है, ठीक है। क्लियर हो चुका है डाउट। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द लेबल्ड स्ट्रक्चर ऑन द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं ए को। ए में आप देख रहे होंगे UGA लिखा है, आप याद करो मैंने बताया था उआ उग उगा, ये 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं, उआ उग उगा। तो ये उगा है, UGA स्टॉप कोडॉन है। तो डेफिनेटली ए में आप लिखोगे स्टॉप कोडॉन, ठीक है। फिर बी में अब स्टॉप कोडॉन है तो कोई अमीनो एसिड तो लेके आएगा नहीं, तो ये रिलीजिंग फैक्टर लेके आता है, ये लेके आता है रिलीजिंग फैक्टर। तो रिलीजिंग फैक्टर लेके आता है ये tRNA इसका, ठीक है। तो यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर लिखना है आपको बी में, और सी में आपको लिखना है दैट इज़ द C इज़ राइबोसोम। ये राइबोसोम का लार्ज यूनिट है 50S राइबोसोम, ठीक है। तो ये बेसिकली ये भी आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्कली। ये जो यहाँ पे बेसिकली मैच द पेयर दिया है, तो मैच द पेयर हमको करना है। सबसे पहले अल्कली ट्रीटमेंट क्या होता है, अल्कली ट्रीटमेंट से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये इसका आंसर है। साउदर्न ब्लॉटिंग क्या होती है, डीएनए को नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पे या नाइलन पेपर पे जब ट्रांसफ़र किया जाता है उसको साउदर्न ब्लॉटिंग बोला जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, डीएनए के स्ट्रैंड को जेल के स्लैब पे सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। पीसीआर क्या होता है, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन किया जाता है, दैट इज पीसीआर। ऑटो रेडियोग्राफी क्या होती है, बेसिकली ऑटो रेडियोग्राफी हम बोलते हैं एक्सरे फोटोग्राफी होती है। डीएनए ट्रीटेड विथ, नेक्स्ट हम बात करते हैं डीएनए ट्रीटेड विथ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो अगर डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से अगर ट्रीट किया जाएगा तो एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करता है छोटे छोटे साइज, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, RFLP जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। बहुत ईजी है, आप देख लो, इसको अच्छे से नोट कर लो। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं एक चार्ट दिया गया है और उसमें कुछ ये बताया गया है कि एक साइड में एविडेंसेस के बारे में दिया है, दूसरा साइड में पॉसिबल लोकेशन डीएनए जहाँ पे मिलेगा, और तीसरा है सोर्स ऑफ डीएनए, डीएनए का क्या सोर्स होगा। तो इसको हमें अपने दिमाग लगा के सॉल्व करना है, जैसे फॉरेंसिक साइंस में होता है डीएनए के बेसिस पे केसेस को सॉल्व किया जाता है। तो आई ग्लास यानी चश्मा, चश्मे के ऊपर हमको डीएनए का सैंपल कहाँ मिलेगा, तो ईयर पीस पे मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बराबर है, ईयर पीस जो कान के ऊपर जो पीस होता है उस पर डीएनए का सैंपल मिल जाएगा। कौन सा सैंपल मिलेगा, स्वेट मिलेगा और स्किन मिलेगा, स्किन के सेल्स हो सकते हैं वहाँ पे या स्वेट हो सकता है। नेक्स्ट बॉटल कैन का एग्जांपल दिया है, तो बॉटल कैन में हम देखते हैं, बॉटल कैन या ग्लास में हम देखते हैं उसके साइड में कोई अगर पकड़ेगा या माउथ पीस अगर कोई पिएगा तो ये 2 चीज़ों पे हमें सैंपल मिल सकता है। कौन सा सैंपल मिलेगा, तो हाथ से पकड़ेगा तो स्किन मिलेगा, ठीक है, स्वेट मिलेगा क्योंकि पसीना आया होगा हाथ को, तो और साथ में माउथ से वो पिएगा, मुंह से पानी पिएगा या मुंह से अगर कोई ड्रिंक कंज्यूम करेगा तो डेफिनेटली उसका सलाइवा भी उसमें मिला होगा, सलाइवा यानी थूक मिली होगी उसकी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें से हमें डीएनए सैंपल मिल सकता है, बाय स्किन, बाय स्वेट और बाय सलाइवा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं हैंडल की। तो हैंडल किस में लगा होगा, कौन सा वो स्ट्रक्चर होगा जिसमें हैंडल लगा होगा एविडेंस का, डोर। तो डोर के हैंडल में हमें मिलेगा, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर होना चाहिए, यहाँ पे आंसर होना चाहिए डोर। यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप मेरे जो बोले हुए शब्द है उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वेट के बारे में। तो यहाँ पे हैंडल जो है, हैंडल पे क्या क्या मिलेगा, स्वेट मिलेगा, स्किन मिलेगा या ब्लड मिल सकता है, ठीक है। यूज्ड सिगरेट, अगर कोई यूज्ड सिगरेट है तो सिगरेट के बट पे, यानी जो लास्ट पॉइंट होता है सिगरेट का जहाँ से उसको पकड़ा जाता है वहाँ पे वो मिलेगा। तो वहाँ पे दो चीज़ें मिलेगी, स्किन मिलेगा और सलाइवा मिलेगा, स्किन एंड सलाइवा, ठीक है। बाइट मार्क, अगर कोई बाइट करता है कहीं पे, तो अगर ये बाइट करना यानी क्या, कोई चीज़ कोई खा रहा होगा तो खाते टाइम उसको चबा के खाएगा, बाइट करेगा, आधा खाया छोड़ देगा। तो फूड आइटम्स यहाँ पे हो सकते हैं, फूड आइटम्स पे हमें बाइट मार्क मिल सकते हैं, ठीक है, खाने के कुछ निशान मिल सकते हैं। और इसमें सलाइवा हमें एज अ सोर्स ऑफ डीएनए मिलेगा, कि इस सलाइवा में, थूक में डीएनए हमें मिल सकता है। अगर कोई खाया हुई चीज़ अगर वहाँ पे रखी है, चीज़ को बाइट किया गया है, जिसको आधा खाया हुआ है, बिस्किट हो गया या और कुछ, तो अगर हम उसकी जांच करें तो उस पर सलाइवा मिलेगा और सलाइवा में हमें डीएनए का सैंपल मिल जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और चीज़ यहाँ पे दी है लास्ट में, सरफेस एरिया हेयर। तो एक चीज़ है जिस पे सरफेस एरिया होगा और सरफेस एरिया पे हमें हेयर मिलेंगे। हेयर के अलावा भी और चीज़ें हमें यहाँ पे मिलेंगी, सीमन, स्वेट एंड यूरिन। तो एक चीज़ है जिसका बहुत बड़ा सरफेस एरिया हो सकता है और उस पर हमें ये चीज़ें मिल सकती है, हेयर, सीमन, स्वेट एंड यूरिन। तो डेफिनेटली यहाँ पे आएंगे क्लोथ्स यानी कपड़े, ठीक है। क्लोथ्स पे हम अगर देखें तो क्लोथ्स का सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है और क्लोथ्स के सरफेस एरिया पे हेयर मिल सकता है, सीमन सैंपल मिल सकता है, स्वेट भी मिल सकता है, यूरिन भी मिल सकता है। तो ये हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गया। आई होप वीडियो लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर कोई भी डाउट, दिक्कत, क्वेरीज होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए ज़रूर। हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मेरे वीडियोज़ जो है लेक्चर वीडियोज़ में अभी नहीं आ रहे हैं बिकॉज मेरा मोबाइल जो है वो थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड वर्क कर रहा है, सही वर्क नहीं कर रहा है। तो जैसे ही मोबाइल ठीक हो जाता है या कोई और नया सोर्स आता है तो वैसे ही हमारे वीडियो लेक्चर अगेन चालू हो जाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।